बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा याद दहानी करवाते हैं जनाब कि दिन का आगाज़ आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना है, मस्बत सोच के साथ, एक खूबसूरत फेस पे मुस्कुराहट रखते हुए दिन का आगाज़ करना है, ताकि आपके दिन की पूरी रूटीन जो है वो खूबसूरत रहे, अच्छी रहे। जब सुबह उठते ही आप अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं, उसमें कोई सैड न्यूज़ हो सकती है, किसी दोस्त की तरफ से कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको नाखुशगवार गुजरे, तो उससे आपका मूड ख़राब हो सकता है। और जब मूड ख़राब होगा तो पूरा दिन वही चिड़चिड़ापन, वही उदासी आपकी शक्ल पे नज़र आएगी। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे जो खूबसूरत नाज़रीन हैं ये उदास हों। तो सुबह जैसे ही उठें आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और मोबाइल फ़ोन को ज़रा साइड पे ही रहने दें, उसे मत देखें। जब तक आप उठ के फ्रेश नहीं हो जाते, बच्चों को टाइम नहीं दे लेते, फैमिली को वक्त नहीं दे लेते, उनके साथ नाश्ता नहीं कर लेते, तब तक फ़ोन देखने की ज़हमत ना किया करें, क्योंकि ये हमारे मूड के साथ बड़ा रिलेट करते हैं और इससे हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, ज़िंदगी की खुशियाँ डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो कि कोई इंसान नहीं चाहता। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करें तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। आज भी डिफरेंट टॉपिक हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताना चाहूँगी। आज का वार्डरोब जो है बड़ा कलरफुल है, मल्टी कलर्स हैं। ये नहीद मुश्ती का आज मैंने जो है वो वार्डरोब पहना हुआ है, तो आप भी इस तरह के खूबसूरत कलर्स जो हैं वो ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं और ऐसे प्यारे प्यारे कलर्स के ड्रेसेस आप भी बनवा सकते हैं। अब हम आते हैं जनाब हमारे आज के टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज जो सोशल इशू जिस पे हमारी टीम ने सोचा और उन्हें लगा, महसूस हुआ कि बात करने की अशद ज़रूरत है, वो है हमारी ख़वातीन। हमारी वो ख़वातीन जो घर में हैं, घर को संभालती हैं, वो ख़वातीन हमारी जो बच्चों को संभालती हैं, वो हमारी ख़वातीन जो ऑफ़िस गोइंग भी हैं, वर्किंग वुमेन हैं। तो ये तमाम तर रूटीन को उन्होंने समेटना होता है, लेकर चलना होता है। ये नहीं कि अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वो बच्चों को नहीं संभालेंगी, वो घर को नहीं संभालेंगी, वो माँ बाप को नहीं संभाल सकती या खावन का ख्याल नहीं रखती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऑफिस जाती है तो भी उसने बच्चों को संभालना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है, अपने माँ बाप का या सास ससुर का या पूरी फैमिली का उसने ख्याल रखना ही रखना है। लेकिन क्या होता है कि ये जब तमाम रूटीन की हम बात करते हैं, ख़वातीन की रूटीन की जब ये बात करते हैं, तो उसमें वो तवाज़ुन नहीं बरकरार रख पा रही, वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रही। अच्छा, जब ये बैलेंस नहीं होता, ये तवाज़ुन बरकरार नहीं रखती, तो इससे इश्यूज़ आ सकते हैं, उनकी हेल्थ डैमेज हो सकती है। साथ ही साथ जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि घरेलू ख़वातीन घर में बच्चों की जो है वो किस तरह से केयर करें, हिफाजत करें, तो वहाँ पे जो है वो इशू उनकी सेहत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, और अगर मैं फैमिली की बात करूँ या एक रिलेशंस की बात करूँ तो उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये इन इश्यूज़ से हमने ख़ुद को बचाना है, अपने घर को, अपने मुआशरे को, अपनी ख़वातीन को इन तमाम तर इश्यूज़ से हमने दूर रखना है। अब वो दूर कैसे रहेंगे? एक तो है उनकी काउंसलिंग की जाए, दूसरी बात है उन्हें अवेयर तमाम तर चीज़ों के मामले में किया जाए कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो किस तरह से आपने ऑफ़िस के बाद खुद को, घर को, बच्चों को वक्त देना है, या अगर घर आ गई हैं तो आपने बाहर के काम बाहर छोड़ देने, बाहर की टेंशनों को बाहर छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हम कर पाते क्योंकि हमारे हाथ में है मोबाइल फ़ोन। उस मोबाइल फ़ोन के थ्रू हमने दुनिया जहान की जो टेंशन है ना वो अपने सर ले ली होती हैं, और जब सारी टेंशनें हम अपने घर में लेकर आ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी वो चीज़ें हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जो सिर्फ घर में घरेलू ख़वातीन ने अपने अपने बच्चों के साथ रखनी है, उसमें फिर हमें बिगाड़ दिखाई देता है क्योंकि तवाज़ुन नहीं है। आप बाहर की चीज़ें भी घर में डिस्कस कर रहे हैं, घर की चीज़ें आप बाहर डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये इसमें आप बैलेंस नहीं रखेंगे, तवाज़ुन नहीं रखेंगे, तो जनाब इशू तो होंगे। फिर हम कहते हैं बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हो रही, बच्चे हमारे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी ही एक दुनिया में मगन रहते हैं। या हम घरेलू ख़वातीन की बात करें तो वो अजीब चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, वो उस तरह बच्चों को वक्त नहीं दे पा रही। आप सास बहू के सीरियल से निकलेंगी तो ही तवाज़ुन बरकरार रख सकेंगी ना, अदरवाइज़ तो कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। तो मुमकिन हमने बनाना है। आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। हमारी
जो ट्रेनर हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी, आपको बताएंगी कि घर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, घर को संवार के कैसे रख सकते हैं। वर्किंग वुमन है या हाउस वाइफ है तो कैसे वो बच्चों के साथ साथ घर के साथ साथ सबको संभाल के उसमें बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे जनाब हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता चुकी हूँ कि हम बात करने वाले हैं हमारी ख़वातीन के हवाले से जो कि काम भी करती हैं, यानी कि ऑफिस गोइंग भी हैं, फिर घर में घर को भी संभालना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड है उनको संभालना, सास ससुर को, फैमिली को, यानी कि पूरे घर को संभालना एक औरत के हाथ में होता है। तो उसी औरत पे आज हम बात करने वाले हैं, उन्हीं तमाम तर ख़वातीन के हवाले से हम बात करने वाले हैं। और स्पेशली आज का प्रोग्राम मैं कहूँगी कि उन तमाम, बल्कि हम सब ख़वातीन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है जो अपनी रूटीन को बैलेंस नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती और एक तवाज़ुन नहीं रहता। तो आज मुझे लगता है कि ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं कि हमें पता चलेगा कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो किस तरह से हमने अपना टाइम टेबल सेट करना है, अगर घरेलू ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ हैं, तो किस तरह से अपने जो रूटीन है उसको हमने मैनेज करना है। तो इन तमाम तरह चीज़ों पे यकीनन हमें एक ऐसी ख़ातून ही गाइड कर सकती है जो ख़ुद भी फील्ड वर्क करती हों, जो ख़ुद भी वर्किंग लेडी हों और उसके साथ साथ फिर घर को भी संभालती हों, घरदारी भी सारी संभालती हों, रिश्तेदारों को भी देखती हों, क्योंकि मेहमान नवाज़ी तो यकीनन ये एक बहुत बहुत बड़ी मेहमान नवाज़ है, ये मैं कहूँ तो। और साथ फिर बच्चों को भी संभालती हों, और वो भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उल्ला उनको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज इनसे हमें वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी रूटीन को कैसे मैनेज किया हुआ है, क्योंकि मैंने कभी इनसे नहीं सुना कि ये अपने घर के काम से परेशान हुई हों या अपने ऑफिस की रूटीन से डिस्टर्ब हुई हों। हर चीज़ को इन्होंने बैलेंस रखा हुआ है। अब वो किस तरह से तवाज़ुन बरकरार रखा है, ये आज हम इनसे जानेंगे, इनकी रूटीन देखेंगे, इनसे पूछेंगे, और आपके लिए बड़ा जो है वो फ़ायदेमंद ये तमाम तरह बड़ी चीज़ें साबित होंगी कि आप भी इनके टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी रूटीन को मैनेज कर सकती हैं। तो जनाब हमारे साथ है, काफ़ी अर्से बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। हमें प्रोग्राम में अक्सर ज्वाइन करती रहती थी, लेकिन वही ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। वेल, आज हमें ज्वाइन किया है, आप ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर भी हैं, ढेरों काम करती हैं, जैसे मैंने कहा घर को भी संभालती हैं, ऑफिस भी जाती हैं। महरीन तारिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं महरीन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। महविश आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह का आगाज़ कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। अच्छा, फ्रेश मॉर्निंग, ठंडी ठंडी मॉर्निंग। बस अब माशाल्लाह मेरा 3 मंथ्स का बेटा है, हाँ। तो फ्रेश मॉर्निंग्स तो थोड़ा मुश्किल थोड़ा काम सा है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। जी हाँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा दैट्स ग्रेट। मैंने बहुत अरसे बाद ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। घरेलू ख़वातीन की बात कर रहे हैं, साथ में वर्किंग लेडीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप सब हैं, घर को भी संभालती हैं और बाहर ऑफिस के कामों को भी संभालती हैं। मुश्किल नहीं होता? फ्रैंकली स्पीकिंग तो ये आसान काम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक माँ होना भी एक आसान काम नहीं है। यस। फिर माँ हैं आप, और उसके साथ साथ आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालनी है, और उस पर भी सोने पे सुहागा कि आप वर्किंग मदर है। यस। कि आपको एक ऑफिस को भी देखना है, अपने करियर को भी देखना है, और उसके बाद बच्चों को भी देखना है, घर तरबियत, घर वालों को, यस, देयर अपब्रिंगिंग एंड योर हस्बैंड एंड योर फैमिली, लाइक इट्स अ 24/7 जॉब। आप बिल्कुल गहरा नहीं सो सकते। जैसे आते मेरीन ने कहा कि भैया नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोई, क्योंकि अब बच्चे कहाँ सोने देते। अब देखें, सुबह उठना है, अगर ऑफिस जाना है तो भाई ऑफिस वालों को कोई लेना देना नहीं है, आप रात भर जागे हैं या सोए हैं। बिल्कुल, काम तो काम है, वो तो करना है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखती हूँ। माशाल्लाह मुझे मेरा बच्चा सारी रात भी उठा के रखे तो अगले दिन ऑफिस में मैं उसको साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ ऑफिस जाते हैं। अच्छा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑफिस है, संभालना फिर ऑफिस के काम को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात हिम्मत देती है। मेरे बच्चे मेरे साथ ऑफिस जाते हैं, वहाँ डे केयर भी है। लेकिन मेरा ऑफिस है 6th फ्लोर पे और डे केयर है 2nd पे। तो अगर मैं अपने छोटे बेटे को वहाँ छोड़ूँ तो वो मुझे कॉल कर देती है, नैनी कि आपका बच्चा रो रहा है, तो फिर ऊपर से नीचे दौड़, नीचे से ऊपर, तो वो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो मेरा ऑफिस काफ़ी स्पेशियस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहीं पर, हमारा एक हेल्पर है, नाइब कहते हैं उनको,
तो वो हमारे साथ ही होते हैं, तो मैंने वहीं पर बच्चों को रखा हुआ है, क्रिब है और साथ ही काम करता है। अब माँ जरा मुतमईन भी रहती है ना कि बच्चा मेरे सामने, आंखों के सामने है। बहुत बड़ी बात है महविश, आजकल आप अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए अपनी नजर से दूर ना करो। यू कैन नॉट ट्रस्ट इवन अ सिंगल पर्सन, जस्ट योर ब्लड रिलेशंस, और उनमें भी कम लोग हैं ब्लड रिलेशंस में भी, लाइक ओनली योर मदर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम केसेस इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं ना, ऐसे वाकयात सुन रहे होते हैं, तो वो एक अजीब से एक वो हमारा माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, बच्चों को कहीं नहीं छोड़ना, हमारी कोताही है। नो डाउट पीपल यूज्ड टू से, मेरे इर्द गिर्द जो बहुत से कोलीग्स हैं वो भी वर्किंग मदर्स हैं, जिससे हमारे बच्चे तो भाई डे केयर में ही पले हैं। भाई आपका हौसला है, बल्कि ये बहुत बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए। सीरियसली मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों को डे केयर में एडमिट करवा दूँ और बेफिक्र होकर बैठ जाऊँ कि चलो कोई नहीं, मैंने तो उसको 4 बजे पिक करना है ना। मैं अपनी लाइफ मुश्किल कर लूँगी, लेकिन मुझे पता है क्यों महविश, ये जो थोड़ा सा टेन्योर है ना बच्चों का, ये शॉर्ट टाइम है। इस मेमोरी को मैं चेरिश करूंगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मैंने इग्नोर नहीं किया। जब तक वो खुद समझदार नहीं हो जाते कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, मैं उनको नज़रों से दूर नहीं कर सकती। होना भी ऐसा चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं मेरीन, हम देखें ख़वातीन को जो भी टास्क दिया जाए, चाहे वो घर के हवाले से हो, ऑफिस के हवाले से हो, किसी भी लिहाज से देखा जाए, वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उसे पूरा करती हैं, बड़ा अपना 100% जो है उसमें इन्वेस्ट कर देती हैं। वहीं पे अगर देखें जब उनकी सेहत की बात आती है, अपनी केयर की बात आती है, वहाँ वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। तो अपने ऊपर तवज्जो देना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने लिए वक्त कैसे निकाला जाए, ख़वातीन जो है किस तरह इस पर अमल करें? मैं पर्सनली इस चीज़ से गुजरी हूँ कि वैसे तो मैं समझाती हूँ सबको, यानी आज मैं जो भी पूछूंगी मैं बता रही हूँ, मेरी उससे गुजर चुकी हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह सकती हूँ कि ग्रास रूट लेवल से मैंने स्ट्रगल शुरू की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस जगह बैठी हूँ जहाँ लोग विश करते हैं बैठने की। अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। और वैसे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए फॉर एवरीथिंग, क्योंकि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। शुक्र अदा करें हमेशा, एग्जैक्टली हर हाल में। बिल्कुल। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। जुमलों में तो हम कहते हैं भाई अपने आप का सोचो, अपना ख्याल रखो, खुद को वक्त दो, लेकिन जो घर संभाल रही है, जो बच्चे देख रही है, जो खाना बना रही है, जो एवरीथिंग, ये मजाक नहीं होता, घर के 100 काम होते हैं और आपको वो सब मैनेज करना होता है। की बात करते हैं, एटलीस्ट वीकेंड पे उन्हें छुट्टी मिल जाती है, वो जरा नींद पूरी कर लेते हैं कि आज ऑफिस का काम नहीं, आज छुट्टी है, हम घर में रेस्ट करें। ख़वातीन को तो अगर ऑफिस से छुट्टी है तो घर से छुट्टी नहीं है, कभी उन्होंने काम करना ही करना है। ईद की छुट्टियों पर मैं अपनी मदर के घर गई तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कहा मुझे कह दो कि ये 2 बच्चे मेरे नहीं हैं 3 छुट्टियों के लिए और मैं सो सकूं, बस मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। बिल्कुल। बात करते हैं रूटीन के ऊपर, तो आप मेरे पर जो प्रैक्टिकली मुझे फ़ायदा हुआ है मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी। प्रैक्टिकल है उसको ये है कि मैं एक स्केड्यूल बनाती हूँ। अच्छा। मैंने एक रूटीन बनाई हुई है और मैंने उसको प्रॉपर अपने स्टिकी नोट्स हैं उसमें मैं लिखती हूँ एवरीथिंग। मुझे लिखने की इतनी आदत है, और मैंने कपड़े मशीन से निकालने थे ये भी लिख रही हूँ, मैंने बर्तन धोने ये भी लिख रही हूँ, बेबी के दूध बनाना है वो भी, लाइक एवरीथिंग। एक तो अपने आप की रूटीन बनाएं कि सुबह मैंने इतने बजे उठ जाना है, मतलब अगर मैंने ऑफिस जाना है 9 o'clock तो मैं 6-7 बजे उठी हुई होती हूँ। अच्छा। उसी टाइम मैंने खाना बनाना है घर का, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता मुझे। सुबह सुबह घर का खाना बना लिया, बच्चों की सारी चीज़ें तैयार कर ली, घर को क्लीन अप कर लिया, अपनी बिल्लियों को देख लिया। बिल्लियों की बड़ी शौकीन है ये। तो उसी टाइम में अपने वो मैक्सिमम काम कर लेती हूँ जो मुझे बच्चों से थोड़ी सी फुर्सत होती है, क्योंकि उसमें बच्चे सो रहे होते हैं, हो भी रहे होते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सपोर्टिव हैं, क्योंकि पेरेंटिंग इज़ अ टीम वर्क। अगर कोई कहता है कि माँ ही माँ सब कुछ करे, तो आप 10 सालों में उस औरत को देखोगे कि वो मेंटली फारिग हो चुकी होगी, उसे किसी चीज़ का पता नहीं होगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन उस पर बार बार अटैक करेगा। तो पेरेंटिंग इज़ अ टीम वर्क। आपने और आपके हस्बैंड ने, यू बोथ आर इन दिस चैलेंज, और ये पहले 10 साल बच्चों के चेरिश करने वाले होते हैं। आपको बड़ा टफ लगता है, यार मैं वर्किंग मदर हूँ, अगर मुझे कोई कहता है ना ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे से ज़्यादा तो नहीं करते होंगे ना, जो 24 घंटे माँ के साथ चिपके रहते हैं, तो अपने सारे टेंट्रम मुझे ही दिखाते हैं। लेकिन 10 साल आप इनको चेरिश कर लें, जिस वक्त में जी रहे हैं इसी वक्त में जिए, फ्यूचर की फिक्र ना करें। ये बड़ा मसला है हमारी फीमेल्स में, हम लोग स्ट्रेस में क्यों जाते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 साल है उसके बाद क्या होगा। भाई अल्लाह पाक की ज़ात अभी जो है इसमें रहें, इसमें खुश रहें, इस वक्त का, इस पल का यस शुक्रिया अदा करें, शुक्र अल्लाह का करें। अच्छा मुझे ये बताएं मेरीन के, एक तो ख़वातीन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती, इस पर हमने बात की। दूसरा ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि जब आपका बच्चा छोटा है उसे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, माँ बाप की। चले बाप का काम करना तो ज़रूरी है कि वो जॉब करे, बिज़नेस है उस पर जाए, लेकिन अगर हम चूँकि ख़वातीन की बात कर रहे हैं
تو کیا خواتین کے لیے ضروری ہے یا انہیں کام کرنا چاہیے جب بچے کی تربیت کا وقت ہے؟ مہوش اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو اب یہ ہمارا جو دور، جو اکنامک سچویشن، جو ملک کی سچویشن ہے، اٹس 2023، اور جو ہمارے ارد گرد سارا سینیریو ہے، a single person earning is not enough to give your kids a quality life. لوگ کہتے ہیں نا کہ بس کھانا پورا کر دیا کافی ہے، اٹس ناٹ کافی. بالکل ایسے ہی. کوالٹی لائف بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں آپ بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھا سکو، بہتر ایٹماسفیئر میں رکھ سکو اور بہتر ان کو کھلا سکو، ایون ٹوائز دلا سکو. ہر ماں باپ یہی چاہے گا. بالکل ایک کوالٹی لائف اور ایک اسٹینڈرڈ آف لائف کو مینٹین کریں ضرور. دوسری بات یہ کہ میرا پرسنل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر تو عورت کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا اگر عورت میں واقعی لگن ہے اور وہ کچھ بننا چاہتی ہے، یہ دو سیناریوز ہیں کہ اسے کام کرنا چاہیے. اور اگر اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور اگر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ یا اس کا کوئی لیول ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ ذہنی طور پہ چاہے کہ میں کچھ ایکسل کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ چینج لاؤں گی سوسائٹی میں، تو آئی تھنک اس کو ورک نہیں کرنا چاہیے. شوقیہ آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آفس مت جاؤ until unless you really want to do something or you have to support your husband. اپنے بچوں کو ہمیشہ پریورٹائز کریں. ایگزیکٹلی. بریک کی جانے پڑنا ہے. بریک کے بعد اس پہ مزید آپ سے ہم ٹپس لیتے ہیں. ناظرین یقیناً جو ہم نے ابھی سوال کیا کہ کام ضروری ہے یا نہیں، تو یقیناً اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو وقت دیں، یہی آپ کی پوری دنیا ہے اور یہی آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر آپ ان کی اچھی تربیت کر لیں. مزید ڈسکشن کریں گے اس ٹاپک پہ، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک گھریلو خواتین پہ بات کر رہے ہیں، ورکنگ لیڈیز پہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو گھر کو سنبھالنا، اس میں توازن برقرار رکھنا، اسی پہ ڈسکشن کریں. میرے مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں ایک خاتون ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سنبھالے نہ سنبھالے، آفس کا کام اگر کرتی ہے تو 100% سنبھالے گی، گھر کو بھی سنبھال رہی ہے، بچوں کو بھی، یعنی پوری فیملی پورے گھر کو لے کر چل رہی ہے. وہیں پہ اگر ہم بات کریں کہ جہاں مرد حضرات ایک دن چھٹی کا منا لیتے ہیں، تو ایسا کیا ایک اس طرح کی حکمت عملی تیار کی جائے کہ عورت بھی ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن چھٹی کر سکے. ایکچولی وہ بھی دیکھیں ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات احساسات ہے، وہ بھی چاہتی ہے ایک دن جو ہے وہ تمام تر کام سے چھٹی لے کر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے. تو کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ مہوش یہ تبھی پاسبل ہے جب میاں بیوی کی کیمسٹری بہت اچھی ہے. اگر میں اور ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، اگر ایک رات، تو یہ آپ کو آج کل کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی کیمسٹری میچ کرتی ہے، کوآپریٹیو ہیں دونوں، ہسبینڈ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے یا اپنی وائف کا خیال رکھے ہوئے ایک دن اسے چھٹی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے یا دے رہا ہے؟ میں پرانے زمانے کی مدرس کو کمپیئر کرتی ہوں نا آج کل کے وقت سے، تو وہ والے ہسبینڈس تو بالکل بھی نہیں تھے. بہت کم، لائک آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ تھے جو بہت احساس کرتے تھے وائفس کا. لیکن آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت کوآپریٹیو ہسبینڈس ہیں. جتنے میرے کولیگز ہیں بہت کوآپریٹیو ہیں. میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے مجھے نا کچن میں جانا اتنا کچن کے ساتھ میری نہیں بنتی ہے، تو کبھی میں پوچھنا کیا کروں، کھانا بنا، کیوں جا رہی ہو کھانا بنانے، چپ کر کے بیٹھو، باہر سے آرڈر کرو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو؟ کہ یہ تو میرا خیال کر رہے ہو کہ طنز کر رہے ہو. میاں بیوی کا رشتہ واحد رشتہ ہے جس کے اندر واقعی طنز اور مذاق یہ دونوں چیزیں بڑی رہتی ہیں، اور اچھا ہے یہ رشتے کی خوبصورتی ہے ایک آپس میں نا. ایسے ہی ہے. ہسبینڈ اگر کوآپریٹیو ہے تو آپ اس طرح سے کر لیں کہ جیسے اس ویک کے سنڈے میاں نے فل ریسٹ مارا اور آپ نے بچوں کو دیکھا، تو اگلے ویک کے سنڈے آپ کا فل ریسٹ ہے، اسی میں آپ اپنی پارلر اپوائنٹمنٹ رکھ لو. میاں سنبھالے بچے، ان کو چاہے جس بھی طرح سے سنبھالے. اچھی بات کی، سیلون کی اپوائنٹمنٹ مست لیں. اس کو سنتے ہی مرد کہیں گے نہیں چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ ان کی جیب پہ بھاری پڑ جائے گا. میرے ہسبینڈ مجھے دھکا مار کے بھیجتے ہیں، جائیں آپ، جائیں مساج کروائیں، جائیں ریلیکس ہوں. بہت ضروری ہے بھائی. دیکھیں اکثر خواتین کہتی ہیں شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا زندگی ہے میری. وہی تو زندگی آپ کی ایسا شروع ہوئی ہے، بیوٹی وہ ہے لائف کی، اور تبھی آپ کا وقت ہے اپنا سجنے خیال کا. رکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. بالکل بھی نہیں. اپنی اسکن کا خیال رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں بھئی، اپنی چیزیں کلیئر رکھیں. مجھے میری پاکٹ منی چاہیے، اگر آپ ورکنگ نہیں ہے تو چاہیے تو چاہیے. اگر آپ ورکنگ ہے تو خیر میں نے تو تب بھی کہا ہوا ہے کہ مجھے چاہیے. مرد کے پیسے آپ کے پیسے ہوتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ہسبینڈ کی طرف سے ملتے ہیں، اس کی ایک الگ ہی خوشی ہے. آپ اپنے لاکھوں بھی کما لو نا، لیکن ہسبینڈ کا دیا 10,000
means a क्रेडिट lot. कार्ड में मतलब कोई कमी नहीं, लेकिन भाई मंथली चाहिए तो बस चाहिए, और हस्बैंड के वॉलेट से और चाहिए. उन्हीं यस इसकी खुशी है ना, अल्लाह पाक ने इस रिश्ते को इतना प्यारा बनाया है. आप मिल बांट कर चलें, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे काम करें. बहुत सी फीमेल्स हैं जिनको मैं देखती हूँ कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं आफ्टर बेबी बर्थ, और वो इस चीज़ को इग्नोर करती रहती हैं. उन्हें अपने बच्चे को उठाने तक का दिल नहीं करता. वो हर वक्त कामों में रहती हैं, इतनी स्ट्रेस्ड रहती हैं. मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो इस चीज़ से गुजर रही है. तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इस कदर इतनी हैम्पर होती है. और देयर इज नो वन इन देयर एनवायरनमेंट, जब तक वो खुद नहीं ना बोलेंगी आई एम सफरिंग, नो वन इज गोइंग टू लिसन कि भाई वो सफ़र करी, नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड. आप हमेशा अपनी एक थेरेपी रखिए. काउंसलिंग ऑनलाइन आजकल हो जाती है, तो 1 घंटा आप बालकनी पे जाके, छत पे जाके, किसी अलग रूम में जाके, बच्चों से अलग, हस्बैंड से अलग, वो 1 घंटा अपने आप को दें. थेरेपिस्ट से बात करें, काउंसलर से बात करें. हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मैं कोई ज़हनी बीमार हूँ, मैं को पागल हूँ जो मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊँ. आप पागल नहीं है, लेकिन आपको थेरेपिस्ट इज योर दैट फ्रेंड. ये दिमाग, ये माइंड भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, और एक बहुत अहम हिस्सा है जिसमें इतने थॉट, जो इतना कुछ सोचता है और हर वक्त जो है वो वर्किंग में रहता है. उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है. अगर आप ठीक है ना, तो आपके पूरे घर का सिस्टम अच्छा है. आप अपने हर बंदे को देख रहे हैं, फैमिली के भी फोन्स कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, ऑफिस को भी देख रहे हैं. और अगर आप अपसेट हैं तो आप बच्चों पे भी येल करेंगे, शाउट करेंगे, घर के काम भी खराब होंगे. आप खाना बनाएंगे तो चूल्हा बंद करना भूल जाएंगे. इस तरह की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको रहेगी. थेरेपीज मस्ट लें. थेरेपिस्ट इज योर दैट फ्रेंड जिससे आप हर बात कर लो, लेकिन वो आपको ताने नहीं मारेगा, वो आपको जिताएगा नहीं, बल्कि वो आपको वो हेल्प देगा, वो प्रैक्टिकल टिप्स देगा कि देखो तुम ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस करो, इससे तुम बेटर फील करोगी. आजकल ऑनलाइन हेल्प मौजूद है, आपको तो क्लिनिक भी जाना नहीं पड़ता. आसान हो गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के. अच्छा मुझे मेरिन ये बताएं कि जहाँ हम ख़वातीन की बात करें, देखिए कोई भी काम उनको हम जिस तरह वो अपने आप को या फैमिली को संभाले हुए हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके बावजूद उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता. तो एक ये भी वजह है कि वो फिर उस तरह से बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाती और कहती बस अब तो मैंने संभाल नहीं लिया, कहते मैं करती क्या हूँ, तो बस मैं अब कुछ नहीं करती. बिल्कुल. एक तो चिढ़ाना नहीं चाहिए फीमेल को, क्योंकि चैलेंज भी नहीं करना चाहिए. व्हाट शी इज़ डूइंग, उनके बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं आप लोग कर सकते. अपने बच्चों को सबसे बेस्ट उसकी अपनी माँ देख सकती है, कोई खाला, कोई फूफी, कोई नहीं. देखते हैं 1-2 दिन चाहे लोग संभाल भी लेते हैं. आजकल आसान है बहुत. मैं भी बच्चों को कार्टून में लगा दिया, टाइम किल हो गया, मतलब आजकल आसान है. लेकिन देखिए अगर तरबियत की है, इन लॉन्ग रन जो तरबियत मांग करेगी वो कार्टून तो नहीं करेंगे. ये लोग नहीं ना समझते हैं. आजकल लोगों का क्या काम है, गिल्ट, ओहो इस एज में बच्चे ने फीडर नहीं छोड़ा, ओहो तुम्हारा बच्चा वॉशरूम नहीं जाता खुद ही से, ओहो तुमने तो ये नहीं किया, ओ तुम फ्राई फूड खिला देती हो इसको, तुमने तो फ्रोजन फूड रखा हुआ है. लोग आपको हमेशा पोक करते हैं, लोग आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते कि यार यू आर अमेजिंग. या मैं भी शाम आप एक दूसरे को मिले, हम वर्किंग हैं, हम प्रोफेशनल, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि यार यू आर एन इंस्पिरेशन, और आप मेरी तारीफ करते हो कि तुमने कैसे हर चीज़ को उसके प्रोपोर्शन में रखा हुआ है. अप्रिसिएशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को ट्रेन कर दो किसकी अप्रिसिएशन चाहिए. ओनली योर स्पाउस. यस. और मैं ये नहीं कहती कोई मदर ट्रीसा वाली लाइन की, नहीं आपको किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए होती है. अल्लाह पाक की ज़ात ने ये चीज़ हमारे खमीर में शामिल की है, वो नीड, रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल आपको सुकून देती है अगर आपको अप्रिशिएट करता है. बिल्कुल. अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं ना थैंक यू सो मच और हक करते हैं, तो आपको अप्रिसिएशन फील सारे हस्बैंड ये बात सुन ले, बहुत जरूरी है. अगर आप लोगों की जिंदगी में आप लोगों को लगता है बच्चों को संभालते रहते हैं और बस काम 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 है, आप लोगों का अपना कोई लव नहीं रहा, तो एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सुन्नत वेज हैं, उनको अपने लव को चेरिश करने के लिए अप्रिशिएट करें. इकट्ठे चाहे काम पे निकल रहे हैं या वो हाउस वाइफ है, जाने से पहले और आने पर वेलकम करें, हग करें, थैंक्स करें. छोटी चीज़ें हैं ये नहीं कि जैसे कि मुस्कुरा के देख देना, तारीफ कर देना, या थैंक यू कर देना, वेलकम कर देना, या इस तरह छोटे छोटे काम. बिल्कुल. और वो आपकी वो पूरे दिन की थकन को दूर कर देते हैं. ये छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने पूरी बिल्डिंग बनानी होती है. अगर एट द एंड ऑफ अ वेरी हेक्टिक डे आपने फिर भी घर पे खाना बनाया और आपके हस्बैंड ने कहा मजा आ गया, क्या बात, आप फ्रेश हो जाते हो कि ओहो मैं भी रायता भी बना के लाई. में है ना, वो कहीं से नहीं मिलता, तो वो पूरे दिन की थकन भूल जाएगी. बिल्कुल. वो किचन की वो गर्मी भूल जाएगी. बिल्कुल ऐसा ही. लेकिन अगर आपने कहा क्या कि क्या नमक तेज कर दिया, रोटी तुमने जला दी, तुमसे सीधी रोटी नहीं बनती, तो आइंदा आप कहोगे खुद ही चले जाना या फूड पार्टा करो, मेरा दिमाग ना खराब करो. फिर कुकिंग में जाहिर सी बात है, ऑफिस संभालूं, तुम्हारे बच्चे संभालूं, किचन संभालूं, तुम्हें संभालूं, बिल्कुल स्ट्रेस में जाएगी. बिल्कुल. अगर आपने एक वर्किंग मदर अपने लिए चूज किया तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो फुल टाइम घर को नहीं संभाल सकती. शी कैन ट्राई,
یو ہیو ٹو ہیلپ. اگر میں کپڑے دھو رہی ہوں تو ہسبینڈ کپڑے سکھا دے, اگر میں کھانا بنا رہی ہوں تو وہ برتن دھو دے, اگر میں کہیں بزی ہوں تو وہ بچوں کو اٹھا لے. عورتوں کے کام ہم کریں, آج کے مرد یہ جینڈر رولز نا مجھے لگتا ہے کہ اب 2023 ہے, کم آن گرو اپ, جینڈر رول سے نکل جائے. اگر ایک عورت باہر جا کر کام کر سکتی ہے نا جو اس کی نیچر کے خلاف ہے, شی از ویری سینسٹیو اینڈ ایموشنل بینگ, تو آپ بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ کی عزت کم نہیں ہو رہی ہے. اور اگر آپ مسلمان ہیں نا تو سنت نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے, اپنے کام خود کرتے تھے. تو اگر آپ دین سے دیکھو یا دنیا سے دیکھو, جینڈر رولز کو نکال دو اپنی زندگی سے اگر واقعی خوشحال زندگی چاہیے, اور اپنی میرڈ لائف کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہو. سرپرائز, کوئی پھول, کوئی اپریسیشن, کوئی پیارا جملہ, کچھ بھی نہیں تو بس ہگ کر دو یار. میری بتائیں, بچوں کی تربیت صرف جو ہے وہ خواتین کے ہی, ایک عورت کے ذمہ نہیں, مرد کا بھی اتنا ہی اس میں رول ہے. صرف ایک اکیلی ماں جو ہے وہ بچے کی تربیت نہیں کر سکتی ہے, گھر کو نہیں سنبھال سکتی. ٹپس دیں ناظرین کو کہ کیسے نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی یہ دونوں مل جل کر اپنے گھر کو بھی سنبھال لیں, بچوں کی تربیت بھی کریں, اور یہ دونوں مل جل کر یہ کہتے ہیں کہ کریں گے کام تو ہی وہ توازن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, بیلنس کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. بالکل, میں بھی یہ چیز تو کلیئر ہے کہ آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ آپ وداؤٹ ورک کام نہیں کر سکتے ہو, آپ دونوں کو کام کرنا ہے. اگر آپ دونوں ہسبینڈ وائف ورکنگ ہیں تو آپ کو اپنا ایک اسکیجول بنانا ہے, بوتھ آف یو. ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ نے جو بھی اپنے کام کرنا ہے, انہیں شاور لینا, انہیں اپنی چیزیں ترتیب کرنی, کچھ بھی کرنا ہے, انہوں نے بچوں کے اٹھنے سے پہلے کرنا ہے. مطلب آپ فجر میں اٹھ گئے ہیں نا, دیٹس دا پرفیکٹ ٹائم. اللہ پاک نے برکت رکھی ہے جلدی اٹھنے میں اور جلدی سونے میں. آپ دونوں میاں بیوی ٹائم سے اٹھ جائیں, نماز اکٹھے ادا کریں, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے ازدواجی زندگی کی کہ اکٹھی آپ نماز ادا کرو جائے نماز پر. نماز ادا کر لی, آپ اپنے کاموں میں لگ جاؤ, پھر کی طرح پھر جاؤ گھر میں, اپنے کام کرو, ہسبینڈ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے اور اپنے کام کریں, پھر آپ بچوں کو دیکھیں, پھر آپ آفس چلے جائیں. اللہ کا نام لے کے ہر کام کریں, ہر چیز میں بسم اللہ ایڈ کر دیں. بیگ پکڑیں بسم اللہ, دودھ پکڑیں بسم اللہ, گاڑی چلا رہے بسم اللہ, ہر چیز کا آغاز اللہ پاک کے نام سے کریں, برکت خود ہی آ جائے گی. روٹین بنا لیں. دوسری چیز یہ, بچوں کی تربیت کے اندر آپ ڈپارٹمنٹس ڈیوائیڈ کر لیں کہ اگر میرا کام ہے کہ میں نے بچوں کو بتانا ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے, میں نے بچے کو واش روم ٹریننگ دے رہی ہوں, میں اس کو ڈیلی کی واش روم ٹریننگ کے ساتھ ساتھ باتھ ٹریننگ دے رہی ہوں, ٹوتھ برش, ایوری سٹیج ہے نا. آپ ان کو کھلونے تو نہیں ہر ٹائم کھلاتے رہتے, ان کی تربیت ہے, انہیں لکھنا سکھا رہے, پڑھنا سکھا رہے. اگر میں نے بچے کو پڑھنا سکھایا ہے تو میری کوشش ہے اور یہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے سونے سے پہلے اس کو بک ریڈ کر کے سنانی ہے. یعنی کہ اپنے کام دونوں ڈیوائیڈ کر لیں تو ہی بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ میرین, آپ نے وقت دیا ہے, اپنے لائف ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. امید کرتے ہیں جو ناظرین سن رہے ہیں وہ اس پہ ضرور عمل کریں گے, اور یہ ہم سب کی زندگی میں آسانیوں کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم مل جل کر کام کریں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں اور اپنی روٹین کو مینیج کرنا شروع کر دیں, تو یقیناً کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. مشکل ہم خود بناتے ہیں, اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں ایسی ہرڈلز, تو ان ہرڈلز کو آپ جو ہے وہ عبور کریں, ان کو نکلیں, آسانیوں کی طرف آئیں, ذمہ داریوں کو سمجھیں, ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ روٹین کو سیٹ کریں, تو سب کچھ آسان ہو گیا. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اور مہمان ہوں گے, اور ٹاپک ہوگا, اس پہ ڈسکشن کریں گے, سو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اردو ادب پہ تو ہم اکثر بات کرتے ہیں, لیکن اسی اردو ادب میں جب ہم طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں تو ایک الگ ہی اس کی اپنی اس کا چارم ہے, اس کی ایک کہوں تو اس کی جو محفل سجتی ہے, اس کی جو رونق ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہی ہے. دیکھیں, ہر انسان جو ہے وہ ہنسنا چاہتا ہے, مسکرانا چاہتا ہے, کھل کھلا کے ہنسنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی وجہ نہیں ملتی ہے یا اس طرح کا ماحول ہمیں نہیں ملتا. تو جب ہم اردو ادب کو اور اس طرح کی محافل کو دیکھتے ہیں جہاں طنز و مزاح جیسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع مل جاتا ہے کھل کھلا کے ہنسنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسی محافل میں جوانوں کی, بزرگوں کی, ڈاکٹرز کی, میاں بیوی کی, اور اس حوالے سے جو بڑی ڈھیروں شاعری اور غزلیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں, اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے ہنسنے سے. نئے نئے کھل کھلا کے ایسے ہنسی ہمیں وہاں پہ کہہ کے سنائی دے رہے ہوتے ہیں کہ واقعی لگتا ہے کہ زندگی تو یہی ہے. تو یہی ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے, اسے بھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ طنز و مزاح
کی جو تعریف ہے ایکچولی میں اس کے بیسک اگر میں بات کروں آج کے نوجوان بہت کم سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، اور اس کی ایک جو روایت چلتی آ رہی ہے، جو ایک اس کا ٹرینڈ ہے، جو یہ ہمارے ایک سالوں سے میں کہوں تو جو ہمارے ٹریڈیشن میں ہے، کلچر میں ہے، جو ایک حصہ ہمارا ہے، تو اس کو ہم مزید کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، یا میں بات کروں ہمارے آج کے نوجوان کی تو وہ کتنا اویئر ہے کہ یہ اردو ادب میں جو طنز و مزاح ہے یہ کیا ہے، اس کی جو محافل سجتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، تو اسی پہ بات کریں گے، اور اس پہ ہمیں آج بتانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، اس کی ڈیفینیشن بتانے کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں، آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، محمد ندیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ورحمۃ ہیں اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ندیم صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شعر و شاعری کا شوق ہے یہ آپ کو کب لگا، اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ شوق تو بنیادی طور پہ ایسے ہی لگا جب میں دوسرے شعراء کو سنتا تھا تو میرا بھی دل کرتا تھا کچھ لکھوں، اچھا، اور انہی کو دیکھ کے میں نے اس راستے کو جوائن کیا، لکھا الحمدللہ، کوشش کی، لیکن اس میں سب سے بڑا جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ انوائرمنٹ، آپ کا سرکل، وہ اگر آپ کا سرکل آپ کو وہ نہ مل رہا ہو، میں کچھ لکھوں اور لوگ جو ہے نا اس سے متفق نہ کریں، مجھے یا کہہ لیں پہلے ہی مرحلے کے اوپر زج کر دیں یا کہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا، حوصلہ افزائی نہ کریں، تو انسان کی یہ جو کوشش اسی وقت دم توڑ دیتی ہے۔ تو میں نے لکھنا تو بیسیکلی کہہ لیں کہ میٹرک سے شروع کر دیا تھا، لیکن اس ٹائم میں نے اس پہ نہیں لکھا تھا، نظم پہ نہیں لکھا تھا، تو اس کے بعد یہ کہ پھر میں نظم کی طرف مائل ہوا، اور الحمدللہ نظم کے اوپر کافی زیادہ میں نے لکھا بھی ہے، تو بقایا جو ہے پڑھا بھی ہے تمام شعراء کو، کافی حد تک پڑھا بھی ہے۔ اور اگر تاریخ کی بات کریں تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے، مغلیہ دور سے طنز و مزاح شروع ہے۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ذرا، ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دیں کہ یہ طنز اور مزاح یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا کوئی فرق ہے، کوئی ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ اگر اردو ادب میں دیکھا جائے طنز اور مزاح دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ طنز کہتے ہیں تانے کو یا تمسخر اڑانے کو، اور مزاح کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کہہ دینا جو کسی کے دل میں گھر کر جائیں اور وہ ان کو سننے کے بعد مسکرانا شروع کر دے یا کہہ کے لگانا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں مزاح۔ دونوں لفظ ساتھ کیوں آتے ہیں؟ یہ لازم و ملزوم چولی دامن کا ساتھ اس کا اس لیے ہو گیا کہ کسی جگہ پہ طنز کی ضرورت پڑتی ہے ہلکے پھلکے کی، تاکہ اس کی وجہ سے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکے، لیکن یہ طنز عموماً کیا جاتا ہے، جو طنز کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے حکمرانوں پر، جو بادشاہ گزرے ہیں، جو حکمران گزرے، جو انگریز گزرے پہ ہیں، مصنفین نے سب سے پہلے ان کے اوپر کیا ہے، طنز کیا گیا ہے، اور ان طنز کو اس لبادے میں چھپایا گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہ لگے، یعنی کہ وٹا بھی مارو تو پھول میں رکھ کے مارو، تو یہ طنز کی ہے حقیقت ہے بیسکلی نا۔ تو مزاح جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، یہ ایک ایسا گلدستہ ہوتا ہے، لفظوں کا ایسا گلدستہ جو کانوں کے رستے دل میں جاتا ہے، مسکرانے پہ مجبور کرتا ہے، پھر کہکے لگانے پہ مجبور کرتا ہے، آپ کو یک قدم اٹھا کر صحراؤں سے آپ کو پہاڑوں کے دامنوں میں، گلستانوں میں، آپ کو سمندروں کے کنارے لے جاتا ہے۔ مزاح کی اتنی زیادہ، یعنی کہ معاشرے کی جو ناہمواری ہوتی ہے، انسان کی جو اندر کی بے چینیاں ہوتی ہیں، جو مزاح ہوتا ہے یہ اس کو ہموار کر دیتا ہے، بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو دوبارہ معاشرے کے اندر ایسا جو کارگر بندہ بنا دیتا ہے جو معاشرے کے لیے مثبت کام کر سکتا ہے۔ بالکل۔ قدیم زمانے سے اب تک کی بات کریں تو اردو شاعری میں طنز و مزاح کو کتنی اہمیت حاصل ہے؟ ہر دور میں طنز و مزاح کو تو اہمیت دی گئی ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو مطلب دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بات ہے، آپ ایک ایسی بات جو کسی کو منہ پر مطلب اس طرح عام جملوں میں نہیں کہہ سکتے، آپ ان جملوں میں اگر کہہ دیں گے تو اس کو برا بھی نہیں لگتا اور آپ کی بات بھی ہو جاتی ہے، تو یہ قدیم زمانے سے چل رہا ہے، ہو جائے گا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ دوسرے نظم میں نے تو یہ کہوں گا دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بات کی ہے، ایک دو لائن سنائے نا ہمارے ناظرین کو ذرا پتہ چل جائے طنز و مزاح ہوتا کیا ہے۔ لڑکا دیکھتے ہی لڑکی کی ماں ہو گئی بے ہوش، لڑکا دیکھتے ہی لڑکی کی ماں ہو گئی بے ہوش، یہ تو وہی لڑکا تھا جو مجھے دیکھنے آیا تھا۔ یہ تو ایک شعر ہو گیا، اگر آپ کہتی ہیں تو پھر میں قطع بھی سنا دیتا ہوں۔ ضرور سنائیں۔ قطع جی اچھا، اس کے علاوہ یہ آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کوئی بک وغیرہ لکھی آپ نے؟ جی میں نے بچوں کے لیے ایک بک لکھی تھی، اس نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر تمام جو آخری کمپٹیشن ہوا تھا اس میں پرائز ون کیا تھا، اور الحمدللہ اس کی طباعت کے لیے انہوں نے مجھے پیسے بھی دیے، جس کی طبع کی تھی میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے۔ تو
बच्चों के लिए बच्चों के लिए मैंने लिखी थी। उस बुक ने पहली मतलब नज़मों में पहली पोजीशन उस बुक ने हासिल की थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये ग़ालिबन सन 2008 की बात है। तो उसके अलावा आपने कोई बुक लिखने का सोचा या लिख रहे हैं? उसके अलावा 2 बुकों पे काम जारी है। एक तंज़ो मज़ाह से रिलेटेड है, एक दूसरी है जो कभी फलक का चाँद भी देख कर, कभी फलक का चाँद भी देख कर कहे बेखबर ज़रा गौर कर, मैं तड़प तड़प तेरी राह में हुआ दागदार तेरे प्यार में, और ये सितारे और ये कहकशां करने लगे सरगोशियाँ, कुछ मिट मरे तेरे प्यार में, कुछ हैं खड़े इंतजार में। क्या बात, क्या बात। और फलक मैं फलक बदल पोशाक को करके हस्ती राख को, तेरी एक निगाह का सीर था तू समझ न सका मेरी ज़ात को। क्या बात। तो इस बुक पे भी काम जारी है, तंज़ो मज़ाह पे भी जारी है काम। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा बहुत जल्द ये सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए, पढ़ने वालों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द दस्तयाब होंगे। क्या समझते हैं कि हम अगर आज के नौजवानों की बात करें तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जब इस तरह की महफ़िल सजती हैं तंज़ो मज़ाह की? लेते भी हैं इंटरेस्ट और इनको प्रमोट भी करते हैं। आप सोशल मीडिया भी देख लें, हर किस्म का तंज़ो मज़ाह उस पर देखा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसके ऊपर काम किया जाए तो उनका जो होता है ना, जो मैं ये समझता हूँ कि उनको मस्बत तरफ आना चाहिए। उनको या नाकदीन की तरफ नहीं चाहिए, उनको ऐसी चीज़ें नहीं अपलोड करनी चाहिए जिनसे उनके करैक्टर या जो माशरती जो दिल आज़ारी है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो मस्बत रुझानात का बाइस बन रही हूँ। मैं तो यही कहूँगा कोई पॉजिटिव कोई सबक हो, कोई लेसन हो जो किसी के फ़ायदे के लिए आप एक पैगाम डिलीवर कर, जैसे आपने कहा बात कन्वे करनी है तो उसमें तंज भी हो और ऐसे अंदाज में हो कि अगले को फील ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी आज के नौजवान को प्रॉपर एक चीज़ सिखाने की ज़रूरत है कि अगर वो इस तरह की महफिल में, इस तरह के अगर वो जाते हैं तंज़ो मज़ाह की महफिल में, तो वहाँ के आदाब या अगर वो उसमें इंटरेस्ट दे रहे, उसको प्रमोट करने की कोशिश करें तो मस्बत पहलू को अडॉप्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही। असल में सीखने के लिए ना एक लम्हा काफ़ी होता है, उसके लिए सारी ज़िंदगी उस्ताद रखना नहीं होता। अगर आप सारी ज़िंदगी उस्ताद रख लेंगे इसका मतलब है कि आप सीख नहीं सकते। आपने कोई एक चीज़ देख ली है, बस आप कह लें कि अब मैंने इससे आगे एक स्टेप लेना है। अगर इसने ये काम एक कदम बढ़ाया है, मैं 2 बढ़ाऊंगा, मैं 3 बढ़ाऊंगा, तो ये जो अमल होगा ना, ये आपको उस जगह पे लेके जाएगा, हो सकता है उससे भी ऊपर ले जाए। लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर जहाँ हैं स्टिल वहीं बैठे रहेंगे। ये जो मतलब मैंने अगर पहली कोशिश की ना, तो मैंने अपने चंद दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लिखी है। अच्छा, उसके बाद अगले दिन मैंने उसमें थोड़ी सी फिर तराश खराश की। सही। मैंने फिर सुना। मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद आपसे जानते हैं कि किस तरह से आपने अपना ये सफ़र तय किया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे ये जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उर्दू अदब की बात कर रहे हैं और इसमें तंज़ो मज़ाह की हम बात कर रहे हैं। उसकी इस माशरे में अभी आज के दौर में असर हाज़िर की बात करें या कदीम ज़माने की, तो कितनी अहमियत है और इसकी जो रवायत चलती आ रही है उसको हम कितना बरकरार रखे हुए हैं या कितना समझ रहे हैं, उसी पे बात करें। नदीम साहब हमारे साथ हैं। नदीम साहब, आप अपनी जर्नी का थोड़ा हमें जो है वो हमें बता रहे थे कि लोगों ने आपको किस कदर अप्रिशिएट किया या कैसे आपने ये सफ़र तय किया। जी बेशक, जो मेरे कुलीग थे, मेरे दोस्त थे, मेरे काम करने वाले, मेरे बहन भाई, मेरी सबसे बड़ी बात जो है ना, मेरी मिसेज़, मैं कुछ भी लिखता हूँ सबसे पहले अपनी बेगम को देता हूँ, मैं उसको सुनाता हूँ। अगर वो पास कर दे तो इसका मतलब है वो आगे जाने के लिए पास है। सेंसर बोर्ड वही लगाव है। जी बिल्कुल है, माशाल्लाह। मेरी मिसेज़ भी 5 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो लेकिन उनका टॉपिक ज़रा अलग है, उन्होंने सिर्फ दीन पे लिखा हुआ है। अच्छा, इस्लामी सीरत पे लिखा है, उस पे हसना पे लिखा हुआ है, उन्होंने इन चीज़ों पे लिखा हुआ है। तो मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफर है उनसे, लेकिन मैं उन्हें सुनाता हूँ, वो उसके अंदर है कि वो समझती है। बेशक। फिर उसके बाद दोस्त अहबाब अच्छे मिले हैं, वो उसकी नोक पलक क्या, वो खाली कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद खुद उसकी तराश खराश करनी पड़ती, मतलब पहले से बेहतर हो सके कुछ। तो ये चीज़ है, मतलब अच्छा, मुझे हल्का अहबाब अच्छा मिला। यानी कि आपका सर्कल, आपके कोलीग्स, आपको गाइड करने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, ये लकीली आपको अच्छे मिल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दौर में अगर हम सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको अगर हम यूटिलाइज़ करें, उसका यूज़ करें, तो कैसे मज़ीद हम इस तंज़ो मज़ाह की रवायत को हम बरकरार रख सकते हैं, इसे मज़ीद हम प्रमोट कर सकते हैं?
اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، مطلب لوگ پہلی بات ہے اپنے بچوں میں جس طرح آج کل ہر بچہ چاہتا ہے میں کرکٹ کھیلوں، مطلب وہ لائٹ چیزیں لیتا ہے، تو ان چیزوں سے تھوڑا ہٹنا پڑے گا آپ کو. وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہمیں کھیل کود ہے زندگی کی، وہ ان کو بروئے کار لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہر بچے کا کام ہے، ہر بڑے کا کام ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس نے اگر کوئی ایک جملہ بھی خود لکھا ہے، تخلیق کیا ہے، تو وہ اس کو پروموٹ کرے نا، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو کاپی کر کے آگے چلاتا رہے. جب تک ہم اپنی چیزوں کو پروموٹ نہیں کریں گے، جو میں نے چھوٹی سی بات ہے، یہ لازمی نہیں آپ شعر و شاعری کریں، نثر میں کریں. بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایک چھوٹی لائن ہو سکتی ہے، اچھی لائن ہوتی ہے، سنہرے حروف ہو سکتی ہیں. نہیں تو پرانی کوئی اچھی چیز آپ کوٹ کر دیں، اچھے انداز میں کر دیں، تو ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. ہمیں اپنے بچوں کو بھی لانا پڑے گا، گائیڈ کریں. بلکہ میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں آپ نے بیٹا کچھ بھی کھیلنا ہے کھیلیں، کرکٹ کے علاوہ بھی کھیلیں، کرکٹ بھی کھیلیں. کرکٹ کوئی دشمنی، مجھے کہتے ہیں کہ جنون تھا بچپن میں کرکٹ کا. میں نے کالج تک میں نے جو تھی نا وہ کپتانی بھی کی ہے، اوپننگ بھی کی ہے، تو بڑا اچھا میں نے ماشاء اللہ کرکٹ میں اپنے علاقے میں نام کمایا. لیکن یہ کہ ہر فیلڈ ہر بندے کے لیے مطلب اپنے لیے مزید بھی رہنی، اپنی چوائس رکھنی چاہیے. تو آج سکوائز دیکھیں ہماری جہاں نمبر 1 ہوتے تھے، نہ آنے کی وجہ سے کہاں چلے گئے. اچھا ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کاپی پیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی تخلیق کی اپنا کچھ سوچا ہوا ایک جملہ، ایک لفظ، ایک لائن جو ہے وہ نہیں لکھ پاتے یا اس کو پروموٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ اپریشیٹ کرنے والے اس طرح نہیں ہیں. طنز کرنے والے، ڈیموٹیویٹ کرنے والے زیادہ مل جاتے ہیں، یہ مذاق اڑانے والے، لیکن اپریشیٹ کرنے والے کم ملتے ہیں، جس وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. آپ نے وہ ایک پرانی وہ بات سنی ہوگی نا کہ ایک مصور نے ایک تصویر تخلیق کی. وہ کہتا تھا کہ شاید میں نے سب سے اچھا جو ہے نا مطلب تخلیق کی تصویر کو بنایا، اچھا تو وہ اس کو ایک چوک میں لگا دیتا ہے. کہتا ہے اس میں کہیں پہ بھی غلطی ہے تو لائن لگا دے. ایون لائن کے نیچے بھی لائنیں لگی تھی کہ یہ لائن غلط جگہ لگی ہوئی ہے. تو اس نے جب اپنے دوست کو بتایا، اس نے کہا کہ یار یہ میں نے اتنی اچھی تصویر بنائی تھی، منظر کشی کی تھی، تخلیق کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا تم پھر بناؤ، صحیح. اس نے پھر بنائی. اس دوست نے نیچے عبارت لکھی کہ اس میں کوئی غلطی سے درست کر دیں، تو کوئی درست نہیں کر سکا. تو اس طرف ہمیں آنا پڑے گا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، لا غلطیاں نکالے، کریں تو صحیح نا. کرج، ہمت، حوصلہ، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا کچھ سنائیں نا آپ ہمیں، طنز و مزاح کے کچھ اشعار، کچھ نظم سنائیں ہمارے ناظرین کو. بچپن میرا بھی ہنستے کھیلتے گزرا ہے. میں نے بھی سائیکل چلائی ہے اور ناظرین کی بھی بیشتر نے چلائی ہوئی ہے سائیکل بچپن میں. اس پہ جو کہتے ہیں نا کہ سائیکل جس نے چلائی وہ گرا نہیں تو اس کو سائیکل کیا آئی نا. تو اس کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی تھی، میسا نکا سائیکل وڈی. اچھا میسا نکا سائیکل وڈی. جی پنجابی میں ہے، میسا نکا سائیکل وڈی چلان لگاتے اتے ٹٹھی. میسا نکا سائیکل وڈی چلان لگاتے اتے ٹٹھی. اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. میرا بھی ایسے گزرا. میسا نکا سائیکل وڈی چلان لگاتے اتے ٹٹھی، ابے نے پھر چڑھ سی رکھی، ایویں نہیں سانو سائیکل آئی. کتا پیچھے نالا اگے. ایسے موقع آ جاتے کتا پیچھے نالا اگے، جدو نالے اندر ڈبکی میں سی لائی، کتے نے پھر دوڑ سی لائی، ایویں نہیں سانو سائیکل آئی. اچھا تے کدی سجے جاواں کدی کھبے جاواں، مائی سوچے ہن میں کتھے جاواں. کدی سجے جاواں کدی کھبے جاواں، مائی سوچے ہن میں کتھے جاواں، جدوں وکھیاں وچ سائیکل میں سی لائی، بابے نے جُتی پھر دوروں کمائی، ایویں نہیں سانو سائیکل آئی. تے باڑیاں اندر بھی جانے ساں ڈگنے تے ڈگمگانے ساں. باڑیاں اندر بھی جانے ساں ڈگنے تے ڈگمگانے ساں، تے ضرباں تھا تھا ہیسن کھائی، ایویں نہیں سانو سائیکل آئی. تے ابا کہندا سی ہولی چلا. اچھا ابا کہندا سی ہولی چلا، دل کہندا سی ہور دوڑا. ابا کہندا سی ہولی چلا، دل کہندا سی ہور دوڑا، جدو کن وچ سائیکل میں سی لائی، ابے نے گچی تے چڑھ سی لائی، ایویں نہیں سانو سائیکل آئی. تے سنگی نعرے لاندے سن ہسدے تے او گاندے سن. سنگی نعرے لاندے سن ہسدے تے او گاندے سن، جیوے پنڈ وچ جنج سی آئی، ایویں نہیں سانو سائیکل آئی. تے نکے بھرا نوں اُتے بایا، انہیں پھر سی شور مچایا، پورا محلہ تے گھر باہر سی آیا،
ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਚਟਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆਈ oh my God. इवें नहीं सानू साइकिल आई। अच्छा वाकई बचपन में ना ये सारे वाकयात होते रहे, जो नया साइकिल चलाना या बाइक चलाना सीखते थे उनके साथ, बेचारों के साथ यही होता रहा। बिल्कुल ऐसे ही होता था। तो शादी के बाद थोड़ी सी ज़िंदगी चेंज हो गई। हाँ। तो एक और नज़म शादी के बाद अली सुनाता हूँ। शादी के बाद जो मर्द हजरात शादीशुदा है उनके लिए है कि पहले तो बीवी की याद सताती है ना, जब तक बीवी नहीं आती। हाँ, जब शादी नहीं होती, शादी नहीं होती फिर बीवी की याद सताती है, और शादी के बाद फिर माँ की याद आती है कि मैंने कितने ला छोड़ा माँ जी। ये बात है फैक्ट। माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है, हाय हाय माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती, शादी के बाद। अच्छा, माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है। अच्छा, ये नदीम साहब बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये नज़म है कि शादी से पहले बीवी याद आ रही होती है, शादी के बाद बेगम याद आ रही होती है, शादी माँ याद आ रही होती है। तो ये जो माँ और बीवी का और हस्बैंड का, ये तीनों का ये जो रिश्ता है, इसको हम ब्रेक के बाद अगर आप हमें ये सुनाएं, ये दुख भरी दास्तान तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाज़रीन हमारे साथ में एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये नज़म हम सुनते हैं, तो देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह पे हम बात करें। नदीम साहब हमारे साथ हैं। नदीम साहब, बात हो रही थी कि शादी से पहले बीवी याद आ रही होती है, शादी के बाद माँ की बड़ी याद सता रही होती है। सुनाए ज़रा। माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है, बल्कि इससे पहले एक कथा सुना देता हूँ आपको कि कढ़ाई गोश्त इस कदर लजीज बनाया था, कढ़ाई गोश्त इस कदर लजीज बनाया ईद था। पर ये गैर ईद बात हो रही है। अच्छा, कढ़ाई गोश्त ईद के अलावा बात हो रही है। कढ़ाई गोश्त इस कदर लजीज बनाया था, सब ने उंगलियां चाट चाट कर खाया था, और नमक मिर्च भी कमाल का था बराबर। महसूस ही ना हुआ गधों ने गधे का गोश्त खाया था। तो नज़म माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है, माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है, जब तेरी बहू मुझे किचन में लेकर जाती है। अच्छा, माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है, जब तेरी बहू मुझे किचन में लेकर जाती है। पहले तो सिर्फ साथ खड़ा किया करती थी। अच्छा, पहले तो सिर्फ साथ खड़ा किया करती थी, कभी चीनी कभी पत्ती मांग लिया करती थी। अच्छा, और कमाल का टेम्परामेंट उसने पाया है, कमाल का टेम्परामेंट उसने पाया है, सालन रोटी तक उसने सिखाया है। बहुत खूब। और कमाल का टेम्परामेंट उसने पाया अच्छा, है, सालन रोटी तक उसने सिखाया है। खुद नहीं हिलना। अच्छा, सुने, खुद नहीं हिलना, सिर्फ डोई को हिलाना है। खाने का क्या है, उसे तो आग ने पकाना है, पका देना। और रोटी चाहे गोल हो या हो चपटी, रोटी चाहे गोल हो या हो चपटी, हमने भी खाना है, कौन सा नुमाइश पे लगाना है। और बर्तन धोने की कोई साइंस नहीं होती। अच्छा, सिद्दीकी साहब, बर्तन धोने की कोई साइंस नहीं होती, बर्तन धोने की कोई साइंस नहीं होती, इसमें समझाने की भी गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ एक कतरा विम बार, उसके बाद पानी बहाना है। क्या बात। चेहरा नजर आ जाए तो साफ, नहीं तो अमल फिर दोहराना है। वाह। और अब बताने के लिए क्या है बाकी, और अब बताने के लिए क्या है बाकी, सिर्फ एक चम्मच सर्फ एक्सल कपड़े धोने के लिए काफ़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। और आखिर में कहती है, ये जो 2 टाकियाँ फर्श पर लगा कर आए हैं। अच्छा, ये जो 2 टाकियाँ आप फर्श पर लगा कर आए हैं, मोहब्बत में एक और संगे मील अबूर कर आए हैं। माँ मुझे तेरी याद बहुत सताती है, जब तेरी बहू मुझे किचन में लेकर जाती है। वैसे है तो हकीकत मेरे ख्याल से आजकल बड़ा ही मजलूम शोहर हूँ। आपको क्या दास्तान बताऊं। वो अपने पे बात ले रहे हैं, बड़ा ही मजलूम शोहर हूँ। उसका शोहर बेचारे आजकल सारे मजलूम बने। असल में बीवी भी एजुकेट हो गई ना। एजुकेशन कहती है कि जड़ा ज्यादा पढ़ लिख गई है, ज्यादा पढ़ लिख गई। और वो सारी पढ़ाई फिर आप इस तरह अपने वो मन हल्का करने के लिए तंज़ व मज़ाह की शक्ल में आप फिर उन्हें बयान करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और क्या सुना रहे हैं आप हमें? दर्द ही है, बुला लो क्या मैं डरता हूँ अपनी बेगम से। अच्छा, बुला लो क्या मैं डरता हूँ अपनी बेगम से। ओ, मैंने कहा पता नहीं ये कह रहे हैं कि मैं नहीं डरता अपनी बेगम से। बुला लो क्या मैं डरता हूँ अपनी बेगम से,
हाँ कभी कभी पाँव पकड़ता हूँ अपनी बेगम हाय के, अल्लाह। वो एक सुनाती है, हाँ, वो एक सुनाती है, मैं दो सुनाता हूँ, अच्छा भला इससे आगे भी कोई बढ़ता है अपनी बेगम के। अच्छा। और नहीं धुलते ये बर्तन और कपड़े सारे, नहीं धुलते ये बर्तन और कपड़े सारे, हाँ। साल में एक बार ये करता हूँ अपनी बेगम से। क्या बात। और कैसे ना दिलाएगी वो नए कपड़े और जूते मुझको, अच्छा। कैसे ना दिलाएगी वो नए कपड़े और जूते मुझको, हाँ। ईद के ईद ही करता हूँ अपनी बेगम से। वाकई एक साल- मजलूम शौहर है। एक साला होता तो बर्दाश्त कर लेता। हाँ। अब देखे ना मेरी मजलूमियत, हाँ, एक साला होता तो बर्दाश्त कर एक लेता, साला होता तो बर्दाश्त कर लेता। कर लेता। अच्छा। 4 सालों में कोई ये करता है अपनी बेगम ओह से। माय गॉड। और तुम बला नहीं जो टल जाओ सिरियों और सदकों से। अच्छा, बेगम। बेगम हाँ, तुम बला नहीं जो टल जाओ हाँ। सिरियों और सदकों से। हाँ। ये कहते कहते डरता हूँ अपनी बेगम से। हाय अल्लाह, क्या कई बार दांत क्या हाथ बात। में आए हैं, दांत कई बार हाथ में आए हैं, अच्छा, क्योंकि दांत रहती कई बार- पॉकेट में है ना। अच्छा। वो रहती पॉकेट में। मुझे ये बताएं, ये जो आपकी तंज़ो मज़ाक की ये शेर व शायरी, ये नज़में हैं, ये आपकी बेगम ने कभी सुनी है? जी जी, मैंने आपको शायद पहले गालबन बताया कि सबसे पहले मैं उन्हें ही सुनाता तो हूँ। कुछ कहती नहीं है वो कि ये सब आपने क्यों लिखा? तो उसी क्या? के कहने पे दूसरे टॉपिक पे फिर छेड़ता हूँ ना। वरना ये जो मैं सा निकाह ये ख़त्म हो जाते हैं, वो कहती है तो वो लिखता हूँ ना। सही। वरना मैं बेगम भी रहता, अभी तक पटरी वहीं चल रही होती। मुझे ये बताएं, एक तो तंज़ो मज़ाक की हम बात कर रहे हैं, ये मज़ा और मजाक ये दो डिफरेंट है? मज़ा और मजाक कहने में तो वैसे एक ही जैसे हैं, अच्छा। लेकिन मजाक बेसिकली कहें कि उड़ाया जाता है, तो तमस्खुर उड़ाया जाता है, जिस तरह ये मतलब ताने की उसी तंज में ही आ जाता है बेसिकली ना। तो लेकिन ये कि इसको फिर भी हम थोड़ी सी गुंजाइश देते कि ये मजाक का हिस्सा ही है। अच्छा अच्छा, ये इसी मतलब का इसमें तंज का ज़्यादा तमस्खुर नहीं होता, तो इसलिए ये मजाक ऐसे ही मजाक और सही। मजाक मतलब ऐसी बात ऐसे दायरे के अंदर ऐसे अदब के अंदर आप कर दें कि किसी को बुरी भी ना लगे, गिरा भी ना गुजरे, और वो अगर मुस्कुरा दे तो समझें आपके पैसे वसूल हो गए। यस, बिल्कुल, आपने जो लिखा उसका हक अदा हो गया। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि कैसे मज़ीद जो है इस रवायत को हम बरकरार रख सकते हैं, किस तरह तंज़ो मज़ाक को हम मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं और पॉजिटिव अंदाज में? असल में सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कुछ करें। हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड होती है, अगर उस फील्ड में कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरी ये फील्ड नहीं थी, हाँ। ना मेरा प्रोफेशन है, अच्छा। शौक़ है, मैं इसको टाइम देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक एक मिसरे के लिए, एक एक यानी शेर ये के आपका लिए, शौक, आपकी हॉबी है? हॉबी है ये मेरी। हाँ। ये मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा इस पर डिपेंड नहीं है, कारोबार मेरा कुछ और है। अच्छा अच्छा। तो ये मैं सेकंड टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम है। हाँ पार्ट टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम मेरा अच्छा टाइम है। मैं समझता हूँ कि अच्छा जो वक्त सुनते हैं गुजरता है, महसूस हो हाँ। जाते हैं, मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं। अब एक वो भी मौका आया था कि जब मेरी बेगम ने कहा था कि आइंदा के बाद आपने नहीं लिखना। अच्छा। वक्त वो भी एक आया, तो कुदरती अल्लाह की तरफ मतलब अगले दिन मैंने कोई एक ऐसी नज़म तख्लीक कर दी, तो बेगम कहती है आज तो बाद फिर इजाज़त है। क्या बात, मंडोस यानी कम कि है। बेगम के इशारे पे यस, शोर हूँ ना, नो। ताबे फरमा, ताबेदार शौहर है। ताबेदार। घर भी जाना है। घर भी जाना है। वो था कि हाँ। कि जिस घर में अम्मा जावेंगी माँ, मतलब जिस घर में अम्मा जावांगी, लड़की कहती है अपनी माँ से अच्छा। शादी के बाद कि जिस घर में अम्मा जावांगी हाँ। मैं रानी बन के रवांगी, ओ, वो बर्तन धो के जावेगा, हाँ। मैं हुक्म दे के सोवांगी। हाय हाय हाय। इस नज़म के बाद बेगम ने कहा था क्या रियान लगे रहो ओए, मुन्ना ओए, भाई। ओए। अच्छा, यानी कि बेगम को भी मुतमईन करना ज़रूरी आता है, था, वो ज़रूरी भी है। ज़रूरी था, और किस तरह अंदाज में, किन अल्फाज में मुतमईन कर दिया। क्या कहेंगे नाजरीन को, स्पेशली मैं कहूँ तो यूथ को जो लिखने के शौकीन भी हैं, लिख भी सकते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, या क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस तरह के महफिल का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, पॉजिटिव उन्हें प्रमोट नहीं करते? सबसे पहली बात तो ये कि हमें हर काम के अंदर ना पॉजिटिव जो पहलू है उसको देखना चाहिए। हाँ। नेगेटिव तो हाईलाइट फ़ौरन हो जाता है, पॉजिटिव नहीं होता। वक्त अब देखें ना, एक बंदे ने कहीं पे भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके पीछे महीने 2 महीने 6 महीने की काविशें होती हैं। बहुत लंबी स्ट्रगल है। भले उसको आउटपुट मिले या ना मिले, मतलब जिस तरह वो चाहता है उस तरह पिजराई ना हो, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी, उसने ख्वाहिश को पूरा किया। अब मिसाल दे रहा हूँ, इसकी मिसाल ऐसे कि अगर आप किसी वलीमे के फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपकी मर्ज़ी का खाना ना मिले, या कोई सालन का कोई बोटी छोटी कच्ची रह गई है, तो आप मुंह पे मत बोलें, आप वो छोड़ दें, दूसरी कोई चीज़ खा लें। आपने पेट भरना है ना। तो लेकिन अगर आप कह देंगे जिन्होंने इतना पैसा लगाया तमाम के उन्हें बुरा लगेगा, तो काइंडली नए लिखने वालों से यही गुजारिश है किसी भी चीज़ में लिखें,
لیکن کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور اپنے بھی جو تخلیق ہے اس کو ایسی پیش کریں کہ کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے. بالکل پازیٹیو کریں, لائک کریں, اس کو ڈس لائک نہ کریں, ان کا حوصلہ بڑھائیں. بالکل, بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے وقت دیا, اتنا اچھا سیگمنٹ رہا. یقیناً ناظرین دیکھنے والے بھی بہت ہنس رہے ہوں گے گھر میں کہ واقعی طنز و مذاق کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے. دیکھیں ناظرین, زندگی بہت خوبصورت ہے, انہی چھوٹی چھوٹی پہلوؤں سے, انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مزید اس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور لیکن یہ جو ہم طنز و مذاق کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ کسی کی کہتے ہیں کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, کسی کی عزت پہ بات نہ کریں. ایون میں کہوں گی کہ وہ جو لوگ جو نئے آ رہے ہیں, جن میں ایک شوق ہے, ایک ٹیلنٹ ہے, وہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں, لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. آپ انہیں ڈی موٹیویٹ مت کریں, آپ انہیں اپریشیٹ کریں, انہیں اور موٹیویٹ کریں. تو دیکھیے گا ان کا بھی ایک شوق ہو سکتا ہے, وہ ان کے اندر بھی یہ ٹیلنٹ ہے, اس کو وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ڈی موٹیویٹ کریں گے وہ وہیں پہ رک جائے گا. موٹیویٹ کریں گے تو ہمیشہ وہ آپ کو یاد رکھے گا. اس لیے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے اور اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی میسج کے ساتھ دیجیے اجازت, کل پھر آئیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.